नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कारोई ज्योतिष नगरी के बारे में नित नई जानकारी देता रहता हूँ। इसी कड़ी में इतने दिनों तक आप रेवेन्यू की राजस्व की जानकारी प्राप्त करते थे। आज मैं लिए चलता हूँ आपको हमारे ज्योतिष नगरी कारोई के सबसे मशहूर पंडित जी गोपाल जी उपाध्याय के पास। जैसा कि कारोई जो है देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्योतिष नगरी के रूप में काफी प्रसिद्ध है और ज्योतिष की अलग अलग शाखाओं में एक शाखा है भृगु संहिता और भृगु संहिता के लिए हमारा कारोई जो है वो जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे गोपाल जी उपाध्याय से। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। तो पंडित जी सबसे पहले बताइए आप के आपने अब तक किन किन प्रसिद्ध जो सेलिब्रिटी है या राजनेता हो गए, कोई उद्योगपति है, कोई फिल्मी स्टार है, ऐसा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी आपने अब तक कुंडलियां देखी हो? ऐसा श्रीमान, जहाँ तक मेरे करियर में मैंने आज 20 साल के करियर के अंदर 20 से 25 साल लगातार हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी में जितना यथाशक्ति हो सकता है उतना किया है। और रही बात, तो मैंने सबसे पहले मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भविष्यवाणी की थी। दूसरा टर्म था 2006-07 के बाद, जैसे ही चौदह के नज़दीक चुनाव आने लगे तो उससे पहले बताया था कि सेकंड में यूपीए सेकंड बार फिर से आएगा जी। तो उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जो जग जाहिर है, दुनिया ने देखा, आप लोग सब साक्षी हैं, उसके पूरा हिंदुस्तान साक्षी है। सही है। और विश्व साक्षी है। उसके बाद जब 2013-14 की बात आई तो मैंने सबसे पहले जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है श्रीमान, उनके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी। उसमें हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला बंदा नहीं था, तो मैं पहला नाम था गोपाल उपाध्याय, नारायण उपाध्याय जी। मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में 2014 के अंदर सत्ता परिवर्तन होगी, कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। और उसमें मैंने सीधा दो टूक शब्दों में प्रेस नोट जारी करके हिंदुस्तान में पहला प्रेस नोट जारी किया एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें साफ शब्दों में बोला था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और एनडीए को 283 सीटें आएगी, जो आपके सामने अभी मौजूद है। पूरा हिंदुस्तान विश्व देख सकता है, अखबार की कटिंग लगी हुई है, यहाँ काफी सारी कटिंगें लगी हुई है। और उसमें उस समय कहा गया कि 283 सीटें बीजेपी की आएगी और एनडीए मिला करके सत्ता में आएगा। सत्ता 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की, जो आपके सामने है। तो उसका प्रेस नोट जारी किया था, एकदम साफ शब्दों में जो आपके सामने लिखा हुआ है वो सामने प्रेस नोट, और सभी पत्रकारों को मैंने दिया था। उस समय बहुत से लेने वाले भी थे और बहुत से नहीं लेने वाले भी थे। बहुत से मना भी किया कि यार ऐसा अप्रत्याशित ऐसा कभी हो नहीं सकता कि नॉमिनेट कर देगा प्रधानमंत्री। मेरे नाम से मिलते जुलते नाम से जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भी बोला कि हम नहीं बोला, लेकिन किसी ने नहीं बोला था। पहला आदमी था जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने साफ शब्दों में प्रेस नोट जारी किया, एकदम नॉमिनेट करके लिखा हुआ अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी, एक कदम दो, विकल्पों पर विचार होगा, अंतिम समय में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये आपके सबके दुनिया के सामने जग जाहिर है। उससे पहले भी मैंने झारखंड में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रहे, उनके लिए भी कहा था। और बीच में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना था, उस समय उसके लिए भी कहा था। बाद में चुनाव हुए थे तो मैंने 5 मुख्यमंत्रियों को एक साथ एक ही लिस्ट में, भारत में 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव थे 2012 के अंदर, 13 के अंदर जी। तो मैंने साफ शब्दों में लिखा, वसुंधरा जी की वनवास खत्म होगा, शिवराज सिंह जी की एमपी में हैट्रिक होगी, रमन सिंह जी वापस आएंगे लौट के, और दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ेगी। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था उसी टाइम मैंने बोला कि अच्छे महारथियों का आप पार्टी केजरीवाल जी की गणित बिगाड़ देगी, और केजरीवाल जी ने गणित बिगाड़ करके दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, जो 10 साल तक अजय रहा। और मिजोरम में कांग्रेस की बढ़त बताई थी, तो उस टाइम भी मिजोरम में सरकार बनी है। तो 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आज की तारीख में लगी हुई है, आपके सामने टंगी हुई है। जो एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में आज दिन तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने एडवांस में नहीं बोला कि 5 मुख्यमंत्री यही बनेंगे, और बहुत से ने बोला भी होगा, तो दाएं बाएं रही होगी। सही है। तो आपने देखा कि पंडित जी की राजनीतिक भविष्यवाणियों को देख इसके बाद मैंने जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेम जी जो बैरवा है जी, उनका भी मेरे पास फोटो पड़ा। मैंने बोला कि मुख्यमंत्री के तक पहुंच जाएंगे, बोलेगा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बोला टिकट ही मिलेगा, विधायक भी बनेंगे, कैबिनेट का रास्ता भी खुला रहेगा। तो आज की तारीख में मौजूद उप मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रेमचंद जी बैरवा जी मेरे पास आए थे, यहीं खड़े थे, यहीं पे उनका फोटो मेरे पास है, आज की तारीख मौजूद है। सब साक्षी के तौर पे हर चीज मेरे सामने मौजूद है, जो मैंने भविष्यवाणी की। कोई सबूत मांग ले आज भी कि नरेंद्र मोदी जी की आपने भविष्यवाणी की या नहीं की, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उस टाइम की।
जो जिनसे बातें हुई थी वो सब ठीक है, मैंने सामने रखी कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जो बनता है हम्म, वो यथाशक्ति मेथड मैंने जितना बन पड़ा मैंने निश्चित किया। तो देखा आपने कि पंडित जी की राजनीतिक भविष्यवाणियां देखते हुए मुझे लगता है कि चुनावी पंडित जी हैं कि जिनको चुनावी भविष्यवाणियों के लिए इनकी काफी सटीक रहती है। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि इनके ऑफिस के अंदर काफी सारी भविष्यवाणियों की यहाँ फोटोएं लगा रखी है। और उसके बाद कोरोना में भी मैंने निवेदन किया था, कोरोना के लिए वैक्सीन के लिए बोला था, वर्ल्ड में पूरा वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा, उस समय पूरा लॉकडाउन लगा था, तो बहुत से ने कहा ऐसे समय भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, आपको हाँ सही है। दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा नहीं, कोरोना फलानी तारीख को जाएगा, फलानी तारीख को आएगा, ये स्थिति है, यहाँ पे आने के बाद ये डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल आने के बाद ये फलाना नंबर की वैक्सीन आएगी, जो पहले रूस की आएगी स्पुतनिक की और दूसरा भारत की आएगी। और इतना कहा था कि भारत में संपूर्ण आदमी को फ्री में वैक्सीन लगेगी, जो अभी भी अखबार की कटिंग लगी हुई बार में वैक्सीन के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से ने कहा कि आपको जेल हो जाएगी, मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, लेकिन भारत के हर नागरिक को वैक्सीन जरूर लगेगी, क्योंकि उस समय कल्पना थी 6 ही महीने में वैक्सीन आगे से जाएगी, क्योंकि 10 साल तक तो वैक्सीन को रिसर्च किया जाता है, लेकिन उस 6 महीनों के अंदर भारत सरकार ने प्रयास किया, हमारे साइंटिस्टों ने प्रयास किया, जो भी रहा, लेकिन उस समय परिस्थितियां निर्माण हुई, परिस्थिति योग ग्रहों की स्थिति बनी, तो मैंने कहा कि भाई आप निश्चिंत रहे, संपूर्ण देश के नागरिकों को थोड़ा सा सजग रह के सावधानी रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखो, गाइडेंस सरकार की होती है उसका पालन करो, और उस पालन के साथ आपको सभी को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। रूस की स्पुतनिक के जस्ट बाद आपको भारत की वैक्सीन मिलेगी, और वो वैक्सीन का अभी भी आज भी कटिंग सामने अखबार में प्रिंट मीडिया वालों ने जो भी छापा उस सबूत के तौर पर आपके सामने रखी। सारी जो भविष्यवाणियां आप करते हैं, तो ये पंडित जी हमें बताएं कि ये भृगु संहिता के आधार पर होती है, या फिर कुंडली के आधार पर होती है, या फिर गोचर की स्थिति के आधार पर? देखिए, इसमें सभी चीजें संकलित होती है। जी। भृगु संहिता एक महाशास्त्र है, उसके आधार पर होती है, निश्चित होती है, उसमें जीवनी होती है, और भृगु संहिता एक आंकड़े हैं, उसके आधार पे ऐसे जो पन्ने होते हैं वो भृगु संहिता के पन्ने आते हैं, और इन्हीं के आधार पे जो परिस्थितियां होती हैं उन आधार पे किया जाता है। तो ये जो भृगु संहिता की कुंडलियां होती हैं, उन कुंडलियों के आधार पे ऐसे किया जाता है, तो इनको आधार मान करके किया जाता है कि भाई ये चीजें होती है, ठीक है। दूसरा गणित होता है दैनिक गोचर, जो परिस्थिति यानी जो ब्रह्मांड में परिस्थितियां संचलन चलती ग्रहों की, 9 ग्रहों की, उसी के आधार पे किया जाता है। तो ऐसे करके भृगु संहिता के आधार पे भी किया जाता है, दैनिक गोचर के आधार पे किया जाता है, और महादशाओं दशाओं के आधार पे भी किया जाता है। और बहुत से कोई ऐसे यक्ष प्रश्न होते हैं जो ब्रह्मांड में किसी किताब में या कहीं वेद में नहीं लिखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पराविज्ञान के माध्यम से किया जाता है, फिर उसको पराविज्ञान से निर्देशन करके प्रयास किया जाता है, प्रार्थना करके उस प्रश्न का हल निकाला जाता है कि इस भौतिक युग में कम से कम उपायों से ज्यादा सुविधा मिले, और कम से कम उपायों में बिना अंधविश्वास में डाले हुए अपना उसको समस्या का जटिल से जटिल समस्या का सरलता से समाधान करें। अपना मकसद ये होता है, अपना मकसद ये नहीं कि केवल पेट भरना, कमाना, खाना, और पेट भरो, भीड़ लगाओ, अंधविश्वास फैलाओ, तो वो ज्योतिष विज्ञान में अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। सही है, क्योंकि ये अपने आप में अनादिकाल से विज्ञान है, इसीलिए इसका नाम ज्योतिष विज्ञान रखा गया, न कि इसको अंधविश्वास का कुपात्र बनाए, वो नहीं, क्योंकि वो बहुत से अपने कुछ निजी स्वार्थ और लोभ के लिए कर जाते हैं, उसकी वजह से अंधविश्वास का चला हुआ। तो जैसा कि पंडित जी आज के युग में हर आदमी शॉर्टकट चाहता है जी, उपायों में भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यहाँ तक कि जी जी जी। तो आप एक ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं जो आप लगभग अपने क्लाइंट्स को बताते होंगे, या फिर जो भले ही ना बताते हो लेकिन ऐसा उपाय जो सभी लोगों पर बिना उनकी राशि कुंडली देखे इस कलयुग के अंदर सारी समस्याओं को समाधान हो, जो आप दर्शकों को उपहार सामान देना चाहते हो कि चलो ये हमारी तरफ से गिफ्ट उपाय दे रहे हैं? इसमें सबसे सरल तो शिव उपासना है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं ब्रह्मांड में, क्योंकि शिव पे ही ब्रह्मांड अनादिकाल से चला आया, जब से ब्रह्मांड में शिव ही सर्वस्व है। तो हमें शिव उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शिव उपासना इसलिए करनी चाहिए, महामृत्युंजय के जाप करना चाहिए इसलिए करना चाहिए, रुद्रिका से रुद्राभिषेक करें कोई दिक्कत नहीं, आप पंचामृत से रुद्राभिषेक करें कोई दिक्कत नहीं। उसका मूल कारण यह है कि शिव उपासना करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये एक वन वे रास्ता, सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जिनमें आप लघु रुद्रिका, महारुद्रिका, अति रुद्रिका नहीं भी कर पाते हैं, तो केवल पंचामृत से आप महादेव का अभिषेक भी कर लेते हैं। महीने में हर मासिक शिवरात्रि आती है, विशेष करके उस मासिक शिवरात्रि में यदि आप
रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका पे संपूर्ण दोष जो कुंडली जनित हैं, ग्रह जनित हैं, उनका समस्या का वास्तविकता में 100% समाधान होता है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जिसको संशय रहे उसको मेडिटेशन के बारे में उतरना नहीं चाहिए। सही बात। क्योंकि मेडिटेशन एक आस्था का विषय नहीं है, वो संपूर्ण विश्वास का विषय है। और जितना विश्वास करेंगे उतना आपका दृढ़ विश्वास होगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना आपको मेडिटेशन फलित होगा। बिल्कुल। इसलिए आप मासिक शिवरात्रि को शिव उपासना करने से संपूर्णता मिली और उससे सभी समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को सरलता से समाधान किया जा सकता है। और किसी अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं, ये जाप करो वो जाप करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि आपने काफी अच्छा एक उपाय बताया शिव उपासना का, और वास्तव में कहा है कलयुग के अंदर शिव उपासना सबसे बड़ी है जी। तो बिल्कुल हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। एक मैं आपको ये पूछना चाह रहा था पंडित जी, जैसे कई बार लोगों का ज्योतिष के ऊपर एक संदेह हो जाता है, लोग इसको क्या विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, और कई बार हमारे कुछ ज्योतिषियों की हो सकता है जो उसमें कुछ गलती भी रही हो, या ज्योतिष की रही हो, या गणना की हो, उसमें आप ज्योतिषियों के लिए या फिर जो गणना करते हैं उनके लिए कोई एक सलाह, और उन लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जो इन पर भरोसा कैसे करें, उनके लिए कोई एक बात जो आप कहना चाहेंगे। ऐसा सर, जैसे आपने बोला है, उचित प्रश्न है आपका, बिल्कुल निसंकोच निश्चल भाव से आपने उचित प्रश्न पूछा। इसमें ज्योतिषियों के लिए मेरी ये सलाह है कि जजमान की जेब पर नजर नहीं रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, निदान पर ध्यान दें। तो उसमें आपको जब आप में काबिलियत और योग्यता होगी तो दूसरों का नामों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पहला काम कि मैंने ये कहा, मैंने वो नहीं, आपने जो कहा आपने अपनी काबिलियत साबित करो जनता के सामने, तो आपका विश्वास अपना प्रकट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जजमान की जेब पर नजर नहीं रखनी, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, तो आपको अपने यथा जो मिलना है वो अपने आप मिलेगा। जजमान अपनी आस्था से निकाल के देगा, उनकी व्यवस्था के अनुसार करेगा। तो उसमें न तो ज्योतिष बदनाम होगी और न ही विश्वास उठेगा। इसको विज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं? क्या ज्योतिष एक विज्ञान है या फिर ये वास्तव में कोई अंधविश्वास है? नहीं, ज्योतिष अपने में संपूर्ण विज्ञान है। 1000%, 100% टोटल होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ 1000% ज्योतिष एक विज्ञान है। और जब अपना जो भी वर्तमान विज्ञान जो विज्ञान है ये शिशुत्व काल में है, अभी भी जो विज्ञान सोच भी नहीं सकती है, वहां अभी भी ज्योतिष विज्ञान में खोजा जा सकता है। क्या ज्योतिष विज्ञान के अंदर 9 ग्रह जो बताए गए, क्या उन 9 ग्रहों के 10 ग्रह बना सकती है कोई विज्ञान? अभी भी आपको विज्ञान जगत में एक सीधा सा रास्ता है। यदि कोई चीज में थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे तो विज्ञान बोलती है एक रिसर्च का विषय है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान ये कभी नहीं कहती कि हमारा नया रिसर्च का विषय है, वो बोलती नहीं इसका ये तोड़ है, इसका तो वो तोड़ है। तो ज्योतिष विज्ञान में 2 शब्द होते हैं और विज्ञान के अंदर एक ही शब्द होता है, रिसर्च का विषय है। तो विज्ञान का कभी रिसर्च खत्म होता नहीं और ज्योतिष विज्ञान कभी शरण किसी की लेती नहीं। घूम फिर के विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान एक ही है। दोनों को कनेक्ट करें तो दोनों एक है, लेकिन दोनों को समझना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे को रिसर्च करना चाहिए कि ये समय है तो इसका समाधान करें, हल करें। क्षेत्र में लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं पंडित जी? मेरे को 25 साल के लगभग हो चुका है। 25 साल वैसे तो मेरे बाप दादा करते आए हैं, ठीक से चलता आया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। पहले मेरे बड़े फादर करते थे और उसके बाद मैं करने लग गया हूँ, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो लगभग 25 वर्ष का आपका अनुभव? हाँ, इसमें बिल्कुल। और वो भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अपने किया, किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं किया। जितनी भी भविष्यवाणी की मैंने प्रेस नोट जारी करके की, लिख के की है। किसी को भी ये नहीं कहा भाई आप मान लो। सही बात है। हाँ, वो तो अपनी आस्था पर उनकी श्रद्धा है। अब एक ये, जैसे आपसे कोई ये ज्योतिष की जो आपकी विधा है वो सीखना चाहे या प्रभु सीता सीखना चाहे, क्या आप दूसरों को सिखाते हैं या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने? नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिखाने का तो समय नहीं मिलता हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है। दूसरा जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव है, हमारे अगल बगल बैठे रहते हैं, वो समय पूरे दिन ज्ञान देते हैं, तो उनको अपने आप ज्ञान आने लगता है। फिर वो थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और उसमें चिंतन मनन करे तो समझ में आता है। आप टाइम के अलावा एक चिंता ये भी रहती होगी कि वो किसी अयोग्य के हाथ में कहीं ये विधा? बिल्कुल, अयोग्य के हाथ में जाएगी। आपके पास कोई भी ब्रह्मास्त्र है और ये अयोग्य के हाथ में जाए तो विनाश होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि पंडित जी आपने रिसर्च के बारे में कहा था, रिसर्च होना चाहिए। बिल्कुल। और कारोई में लगभग मैं समझता हूँ यहाँ पर 20 से अधिक ज्योतिषी
इस समय प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या उनके ज्योतिष केंद्र भी है, जी तो क्या कभी आपने यहाँ पर अपने निजी स्तर पर या सभी ज्योतिषियों ने मिलकर कभी कोई ज्योतिष के क्षेत्र में कभी कोई के मतलब एक सेमिनार हुआ या कोई गोष्ठी हुई या कभी रिसर्च का कुछ सोचा या फिर ऐसा कभी? देखिए, रिसर्च अपने अपने लेवल पे होता है। ये एक अध्यात्म का विषय भी है। जी इसको आपको अध्यात्म से जब जोड़ेंगे तो आपको निजी लेवल पे रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी संगोष्ठियाँ होती है, यहाँ नहीं हुई है लेकिन वो हिंदुस्तान में होती रहती जी। है। मैं भी गया एक आध संगोष्ठी में, लेकिन वहाँ पे बहुत बार देखा है कि वो एक बिजनेस टाइप हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं। तो संगोष्ठी होनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। जी ज्ञान और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात सत्य है। तो उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी रिसर्च करें, हम सब अपने अपने लेवल पे रिसर्च करते रहते हैं। बिल्कुल सही। और जितना ज्ञान में आप रिसर्च करेंगे उतना और नया निकल के आए, इसका कोई अंतर नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा वाकई, लेकिन एक रिसर्च की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है और इतने सारे जब एक ही जगह पर है तो एक संगोष्ठी या गोष्ठी के प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल, आगे भविष्य में ऐसा रहेगा तो जरूर कराएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आप इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जाएगी। जी। अब मैं ये पूछ रहा था पंडित जी, जैसे आपके पास सुबह से शाम तक काफी भीड़ रहती है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कारोई में बहुत मुश्किल से नंबर आता है। हम जी। खुद काफी बार परेशान हुए, हमारे परिचित आते हैं तो वो भी मतलब किसी भी ज्योतिष केंद्र पर हम जाएं तो काफी लंबी लाइनें रहती है। जी जी तो इस क्षेत्र में मतलब अगर आपसे कोई मिलना चाहे जी। तो पहले आप अपॉइंटमेंट वगैरह का कोई सिस्टम कर रखा है आपने? देखिए, ऐसा अपॉइंटमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आए, और आपका घर है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। और यदि कोई आगे नहीं बैठा है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। यदि कोई नहीं बैठा है, खाली है, तो तुरंत उनको तुरंत लेते हैं। और ठीक है, कोई दूर से आ रहा है, देश विदेश से आ रहा है, बाहर से आ रहे हैं, तो उन मेहमानों के लिए थोड़ा सा यदि पहले वो चेता दें या समय ले लें तो अच्छा है। सही। तो उनको ज्यादा समय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तत्काल नंबर आ जाए। इसमें पंडित जी विदेशों से भी आपके पास कभी कोई? जी बिल्कुल, मेरे क्लाइंट कनाडा में है, अमेरिका में है, यूएस में है, ब्रिटेन में है, जो अपने हिंदुस्तान से भी गए हैं, वहां से भी है। काफी और अचंभे की बात है अमेरिका में तो कम से कम 100-200 क्लाइंट है जो मेरे पास मोबाइल से भी जुड़ते हैं और फिजिकली मिल के गए हैं कितने। देखो, जहाँ पर एक तरफ मैं देखता हूँ कि हम भारत के वासी अपनी प्राचीन विद्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और वहीं विदेशों से लोगों की आस्थाएं जुड़ रही, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनका समाधान हो रहा है, उनको इसमें कुछ न कुछ प्रतिफल प्राप्त हो रहा, तभी वो इस पर भरोसा करते हैं। जी, इसमें ऐसा है, देखिए, एक बार आदमी छल का शिकार हो सकता है, 2 बार बिल्कुल बार बार तो नहीं हो सकता है। तो कुछ तो उनको बेनिफिट होगा, कुछ तो सुधार हुआ होगा, तभी तो वहां से चल करके विदेश से भारत में आकर के फिर यहाँ आते हैं, तो कुछ तो उनको फायदा होगा, नुकसान तो होने का प्रश्न नहीं उठता। और वैसे भी अध्यात्म करने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, इसमें पंडित जी कहीं ना कहीं साधना का भी फर्क पड़ता है। जैसे एक तो आप गणना हो गई, वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस हो गया कि चलो कोई भी व्यक्ति उसको सीख सकता है। जी जी बिल्कुल, कि इस भाव में ये ग्रह होने से ये हो सकता है, वो एक पढ़ के सीख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी साधना तपस्या के भाई डेली आपकी कोई जी गतिविधि बिल्कुल ऐसा है। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है सर। ऐसा है कि इसमें ज्योतिष और पंचांग तो पूरे हिंदुस्तान में सबके पास है। बिल्कुल जी। और यहीं पे बैठे हैं 20 आदमी, सबके पास है ऐसा। लेकिन जब जो अपनी साधना के साथ कहीं परा विज्ञान से आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप किसी भी अचंभित प्रश्न का सरलता से, आराम से, सटीकता से जवाब दे सकते हैं और उसमें आपको 100% बिल्कुल परिणाम फैक्ट होंगे। वो कब? जब आपको कहीं किसी प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप पराविज्ञान से प्रश्न पूछ सकते हैं। जब आप उसको साधना करते हैं, साधित हो जाएंगे और पराविज्ञान की आपको कृपा मिल गई तो फिर निश्चित वो ऐसा संभव है और निसंकोच होता है। इसमें कोई संशय नहीं, किसी को पराविज्ञान में संदेह नहीं करना चाहिए, निसंकोच। सही कहा पंडित जी। बिल्कुल आपसे मिलकर और आपने हमारे सारे प्रश्नों के जिस प्रकार से जवाब दिए काफी प्रसन्नता हुई। और दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे पंडित गोपाल जी उपाध्याय कारोई से भृगु संहिता के विशेषज्ञ थे। आप अगर इनसे मिलना चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर और इनका एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं और साथ ही इनके जो सुपुत्र हैं वो भी इसी फील्ड में कार्यरत हैं, उनका भी हम आपको नाम और मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और भविष्य में भी इसी तरह से हम आपको कारोई की ज्योतिष यात्रा पंडित जी के साथ कराते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।